हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो रासायनिक नियंत्रण व समन्वय के पार्ट 5 में बच्चों आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज वाले चैप्टर या आज वाली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि रासायनिक यानी हॉर्मोन्स वाला चैप्टर हम पूरा कंप्लीट कर लें। बिल्कुल सही, आ जाओ बच्चों। तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हम किसकी बात कर रहे थे? बिल्कुल आखिरी लेक्चर में हम पैराथायरॉइड ग्रंथि की बात कर रहे थे और हमने कहा था कि इस पैराथायरॉइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? पैराथायरॉइड हार्मोन या जिसे कहते हैं कॉलिप्स हार्मोन। तो पैराथायरॉइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होगा बच्चों? पैराथायरॉइड हार्मोन या कॉलिप्स हार्मोन, जो किस तरह का हार्मोन है? एक पेप्टाइड हार्मोन है। तो पैराथायरॉइड हार्मोन या कॉलिप्स हार्मोन क्या है भाई? पेप्टाइड हार्मोन है। अब ये हार्मोन किससे संबंधित होगा? तो सबसे पहली चीज, यह हार्मोन जो है, यह हार्मोन भी कैल्शियम और फॉस्फेट उपापचय से संबंधित होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाए भाई ये हार्मोन किस उपापचय से संबंधित होगा? तो कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों से होगा। फॉस्फेट का मतलब ये मूत्र में फॉस्फेट का उत्सर्जन प्रेरित करेगा। तो एक काम तो इसका क्या है कि फॉस्फेट जो है मूत्र में ये फॉस्फेट को क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा। लेकिन प्रमुख कार्य तो क्या है इसका? कैल्शियम। हां, ये रुधिर में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाएगा। थायरोकैल्सिटोनिन रुधिर में कैल्शियम का स्तर कम कर रहा था, ये हार्मोन रुधिर में कैल्शियम का स्तर बढ़ाएगा, थायरोकैल्सिटोनिन के विपरीत काम करेगा। और रुधिर में कैल्शियम का स्तर बढ़ाएगा तो इसे बढ़ाएगा कैल्शियम का स्तर, हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन कहेंगे। तो क्या करेगा भाई? सबसे पहले तो ये रहा, मूत्र में फॉस्फेट उत्सर्जन को प्रेरित करता है। ठीक है, तो मूत्र में फॉस्फेट उत्सर्जन को कौन प्रेरित करेगा? पैराथायरॉइड हार्मोन। अब कैल्शियम वाला काम मैं अगर ले लेता हूं यहां पर, हां, तो पैराथायरॉइड हार्मोन, यह हार्मोन रुधिर में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। और अगर ये रुधिर में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाएगा तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन। यह हार्मोन क्या करेगा? रुधिर में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन किसके विरोधी हो गया? टीसीटी के विरोधी हार्मोन है ना भाई? टीसीटी के विरोधी हो गया ना, क्योंकि टीसीटी रुधिर में कैल्शियम का स्तर कम कर रहा था, वो हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन था। पैराथायरॉइड हार्मोन रुधिर में कैल्शियम का स्तर बढ़ा रहा है, हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन। अब सवाल है कैसे बढ़ाएगा? रुधिर में कैल्शियम का स्तर कैसे बढ़ाएगा? हां, अस्थियों से कैल्शियम निकालेगा, अस्थियों का विखनिजीकरण करेगा। तो क्या करेगा भाई? अस्थियों का विखनिजीकरण करेगा, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों डीमिनरलाइजेशन। अब आप ये मत सोच लेना सर ये हड्डियों से कैल्शियम निकालेगा तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। सामान्य अवस्था में नहीं। सामान्य अवस्था में अगर हड्डियों में जरूरत से ज्यादा कैल्शियम है तो वो कैल्शियम रुधिर में डालेगा।
हाँ, हम आगे देखेंगे इस पैराथायरॉयड हार्मोन का जरूरत से ज्यादा स्त्रावन हो जाए तो हड्डियों से ज्यादा कैल्शियम निकालेगा, तब हड्डियां कमजोर होंगी। सामान्य अवस्था में अतिरिक्त कैल्शियम अगर अस्थियों में है तो अतिरिक्त कैल्शियम जो अस्थियों में है उसको निकाल रहा है। तो सामान्य अवस्था में ऐसा नहीं है कि हड्डियों से कैल्शियम निकला तो हड्डियां कमजोर हो गई। जरूरत से ज्यादा कैल्शियम निकलेगा हड्डियों से तो कमजोरी आएगी। ठीक है, तो अस्थियों का क्या करेगा भाई? विखनिजीकरण करेगा। और कौन सी कोशिकाओं को? ओस्टियोक्लास्ट्स का प्रेरण करेगा। अस्थियों से कैल्शियम कौन निकालेगा? ओस्टियोक्लास्ट। और अस्थियों के निर्माण में अपन ने पढ़ा था ओस्टियोब्लास्ट। तो अस्थियों का विखनिजीकरण करेगा भाई, अस्थियों से कैल्शियम निकालेगा रुधिर में। और क्या करेगा? हां, आहार नाल से कैल्शियम का अवशोषण करवाएगा भाई। आहार नाल से कैल्शियम का अवशोषण करवाएगा। आहार नाल से कैल्शियम अवशोषित करेगा, रुधिर में कैल्शियम आएगा, कैल्शियम का स्तर रुधिर में बढ़ेगा और मूत्र से भी यानी किडनी से भी कैल्शियम का पुनः अवशोषण करेगा। तो 3 तरीके हो गए ना भाई। 3 तरीकों से ये रुधिर में कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है। रुधिर में अगर कैल्शियम कम हो गया है तो रुधिर में कैल्शियम कैसे बढ़ाएगा? अस्थियों से कैल्शियम निकालेगा, आहार नाल से कैल्शियम का अवशोषण करेगा और किडनी से कैल्शियम का पुनः अवशोषण करेगा। इन तीनों तरीकों से कैल्शियम रुधिर में आएगा और रुधिर में कैल्शियम का स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो क्योंकि ये हार्मोन कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है इसलिए इसे हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन कहेंगे। और किसके विरोधी या किसके ऑपोजिट काम कर रहा है? किसके विपरीत काम कर रहा है? थायरोकैल्सीटोनिन के विपरीत काम कर रहा है। ठीक है भाई, चलो अब देखें इसके अल्प स्त्रावन से। हां बच्चों, अगर पैराथायरॉयड हार्मोन का अल्प स्त्रावन हो जाए, पैराथायरॉयड हार्मोन का अल्प स्त्रावन मतलब कमी हो जाती है। अब आप सोच लो भाई, पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी से क्या होगा? पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी हो गई तो रुधिर में कैल्शियम कम हो जाएगा। अरे भाई, पैराथायरॉयड हार्मोन रुधिर में कैल्शियम बढ़ा रहा है, तो पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी हो गई तो रुधिर में कैल्शियम कम हो गया। अब रुधिर में कैल्शियम कम होगा, उससे क्या होगा? वो कैल्शियम पेशियों तक भी कम पहुंचेगा। भाई, हमारी पेशियां भी कैल्शियम कहां से लेती हैं? रुधिर से लेती हैं। तो रुधिर में अगर कैल्शियम कम हो गया तो पेशियों तक भी कैल्शियम कम पहुंचेगा। और मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, कैल्शियम पेशियों में संकुचन के लिए चाहिए। तो अगर कैल्शियम पेशियों में कम पहुंचेगा तो पेशियों में भी असामान्य संकुचन होगा। और उस अवस्था को क्या कहेंगे? उसे कहते हैं हाइपोकैल्सीमिक टेटनी। याद रखना भाई, हाइपोकैल्सीमिक टेटनी क्या अवस्था है? जब रुधिर में या काय द्रव्य में कैल्शियम कम हो जाएगा तो कम कैल्शियम पेशियों तक पहुंचेगा और पेशियों में कैल्शियम कम हो जाने से उनमें असामान्य संकुचन होगा, जिसे कहेंगे हाइपोकैल्सीमिक टेटनी। तो इसका कारण क्या है भाई? इसका मतलब क्या है? पेशियों में असामान्य संकुचन। किस कारण? काय द्रव्य या रुधिर में कैल्शियम की कमी के कारण, है ना भाई? तो अगर पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी हो गई, पैराथायरॉयड हार्मोन का अल्प स्त्रावन हो गया, तो पेशियों में असामान्य संकुचन होगा। क्यों? क्योंकि रुधिर या काय द्रव्य में कम कैल्शियम होगा
तो पेशियों में कम कैल्शियम जाएगा और उससे पेशियों में असामान्य संकुचन। ये तो पीटीएच या पैराथायराइड हार्मोन का अल्प स्त्रावन बच्चों। हो सकता है पैराथायराइड हार्मोन का जरूरत से ज्यादा स्त्रावन होगा, तो पैराथायराइड हार्मोन का अतिस्त्रावन, पैराथायराइड हार्मोन का अतिक स्त्रावन, अधिस्त्रावन यानी अधिक स्त्रावन जरूरत से ज्यादा होगा। अब आपको समझ आ गई होगी, जरूरत से ज्यादा पैराथायराइड हार्मोन का स्त्रावन होगा तो ये जरूरत से ज्यादा कैल्शियम अस्थियों से निकालेगा, अस्थियां कमजोर हो जाएंगी, है ना भाई? हां, उसी को तो कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। बिल्कुल, अगर पैराथायराइड हार्मोन का जरूरत से ज्यादा स्त्रावन हो तो जरूरत से ज्यादा कैल्शियम अस्थियों से निकलेगा, अस्थियां कमजोर होने लग जाएंगी, उनमें जल्दी टूटने की संभावना, फ्रैक्चर होने की संभावना बन जाएगी, उसे कहेंगे ओस्टियोपोरोसिस। यानी इसमें इसको हम और इस नाम से जानते हैं बच्चों, ओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। ठीक है, यहां पर क्या होगा भाई? हां, अस्थियों का कमजोर होना। ठीक है, यानी अस्थि उत्तकों का नष्ट होना। अब एक चीज बच्चों, हां, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पैराथायराइड हार्मोन का अतिस्त्रावन होगा तो भी ओस्टियोपोरोसिस होती है। लेकिन आपने देखा होगा बच्चों, महिलाओं में, हां, महिलाओं में मेनोपॉज के बाद हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं। हां, महिलाओं में सामान्यतः मेनोपॉज के बाद यानी 45 से 55 वर्ष की आयु के बाद उनकी हड्डियां वैसे भी कमजोर होने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं में जो अस्थियों का घनत्व है ना बच्चों, वो एस्ट्रोजन हार्मोन भी बना के रखता है। हां, महिलाओं में अस्थियों का घनत्व एस्ट्रोजन हार्मोन बना के रखता है। मेनोपॉज के बाद, मैंने बताया है जनन तंत्र में, मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन की मात्रा बिल्कुल कम या नहीं के बराबर हो जाती है। बताया था ना, मेनोपॉज में प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का स्त्रावन होता ही नहीं है। तो मेनोपॉज पर एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है और एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाएगी, उसके कारण भी अस्थियां कमजोर हो जाती हैं। इसका मतलब महिलाओं में ओस्टियोपोरोसिस तो एक आयु संबंधित रोग है ही। जैसे महिलाओं की आयु बढ़ती रहती है, मेनोपॉज आ जाता है, एस्ट्रोजन का स्तर कम हो जाता है, अस्थियों का घनत्व कम हो जाता है और अस्थियां कमजोर हो जाती हैं, जिसे ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो वैसे तो ओस्टियोपोरोसिस का कारण पुरुष और महिलाओं दोनों में क्या हो सकता है? पैराथायराइड का अतिस्त्रावन। लेकिन महिलाओं में ओस्टियोपोरोसिस एक और कारण से आ सकता है, एस्ट्रोजन के घटते हुए स्तर के कारण, है ना भाई? तो यहां पर मैं लिख दूं, एक नोट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो महिलाओं में आयु बढ़ने के साथ साथ सामान्यतः मेनोपॉज, रजोनिवृत्ति के बाद, मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति, तो महिलाओं में आयु बढ़ने के साथ साथ सामान्य मेनोपॉज के बाद ओस्टियोपोरोसिस देखा जाता है। इसका सामान्य कारण क्या है? एस्ट्रोजन का घटता हुआ स्तर, है ना भाई? तो महिलाओं में ओस्टियोपोरोसिस का मुख्य कारण क्या हो गया? महिलाओं में आयु के बढ़ने के साथ साथ रजोनिवृत्ति के बाद ओस्टियोपोरोसिस होता है।
लेकिन वहां पर कारण क्या है? एस्ट्रोजन का घटता हुआ स्तर। तो महिलाओं में आयु के साथ साथ एस्ट्रोजन के घटने से भी ओस्टियोपोरोसिस होता है, और अगर महिलाओं में पैराथायराइड हार्मोन का अतिस्रावन हो जाए तो भी ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है। लेकिन हमारे पुरुषों में ओस्टियोपोरोसिस का कारण पैराथायराइड हार्मोन का अतिस्रावन होगा। ठीक है भाई, ओस्टियोपोरोसिस अस्थि घनत्व घट जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये अपन ने किसकी बात कर ली? पैराथायराइड हार्मोन की बात कर ली। ठीक है, नेक्स्ट देखें भाई ग्रंथि। नेक्स्ट ग्रंथि की अपन बात करते हैं थाइमस। हां, नेक्स्ट ग्रंथि की बात करेंगे थाइमस। ये कहां होता है? ये हृदय के आगे की ओर होता है। थाइमस ग्रंथि कहां पर मिलेगी? हृदय के आगे की ओर, है ना भाई? हृदय के आगे की ओर होगी। और ब्रेस्ट बोन होती है हमारी, हां ये स्टर्नम। ये ब्रेस्ट बोन कौन सी होती है? सीने वाली जो अस्थि होती है स्टर्नम, उसके पीछे की तरफ। तो हृदय के आगे की तरफ, और ब्रेस्ट बोन स्टर्नम जो होती है, स्टर्नम के पीछे की तरफ क्या ग्रंथि मिलती है? थाइमस। अब देखो बच्चों, वैसे जो थाइमस है ये एक प्राथमिक लसिका अंग है। ठीक है, थाइमस क्या है? थाइमस वैसे तो एक प्राथमिक लसिका अंग है। अब अगर थाइमस एक प्राथमिक लसिका अंग है, इसका मतलब इसका मुख्य काम जो है वो प्रतिरक्षक कोशिकाओं के परिपक्वन में है। हां, मैंने बहुत बार कहा है बच्चों, ये थाइमस, लसिका तंत्र, लसिका उत्तक, ये अपन इम्यून सिस्टम में अच्छी तरह देखेंगे। बट थाइमस प्राथमिक लसिका अंग है, इसका मतलब यह है बच्चों कि ये यहां पर प्रतिरक्षक कोशिकाओं का निर्माण, परिपक्वन होगा। लेकिन यहां पे क्यों पढ़ रहे हैं सर? क्योंकि इससे एक हार्मोन भी निकलता है। तो वैसे तो यह प्राथमिक लसिका अंग है, परंतु इस ग्रंथि से थाइमोसिन पेप्टाइड हार्मोन का स्रावन होगा। इस ग्रंथि से क्या होता है भाई? थाइमोसिन का स्रावन होता है। तो ये प्राथमिक लसिका अंग तो है, प्रतिरक्षक कोशिकाओं का निर्माण, परिपक्वन तो इसमें होगा, लेकिन इससे एक हार्मोन भी स्रावित होता है, इसलिए यहां पढ़ रहे हैं। कौन सा हार्मोन होगा भाई? थाइमोसिन। नाम से ही पता है इसका काम क्या होगा। ये थाइमोसिन जो है वो टी लिम्फोसाइट्स, हां रुधिर में पढ़ा था ना, टी लिम्फोसाइट्स के परिपक्वन में और बी लिम्फोसाइट्स के सक्रियण में काम करता है। क्या करेगा भाई? बिल्कुल आसान, यह हार्मोन टी लिम्फोसाइट्स के परिपक्वन व बी लिम्फोसाइट्स के सक्रियण में कार्य करता है। ठीक है बच्चों, तो ये ग्रंथि से, थाइमस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन? थाइमोसिन नाम का पेप्टाइड हार्मोन स्रावित होता है, और यह हार्मोन टी लिम्फोसाइट्स के परिपक्वन में और बी लिम्फोसाइट्स के सक्रियण में काम करेगा। कुल मिलाकर यह हार्मोन प्रतिरक्षक कोशिकाओं को उत्तेजित कर रहा है। ये टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स प्रतिरक्षा में काम करेंगी, उनको परिपक्वन, उनको सक्रिय करने में कौन सा हार्मोन? थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन काम करेगा। ठीक है भाई, आसान था। थाइमस से थाइमोसिन ग्रंथि। एक चीज थाइमस के बारे में और पता होनी चाहिए। थाइमस क्या होता है बच्चों? जन्म के समय थाइमस ग्रंथि छोटी होती है। जन्म के समय थाइमस ग्रंथि छोटी होती है,
लैंगिक परिपक्वन प्यूबर्टी आते आते इसकी साइज बढ़ जाती है। उसके बाद हमारे जो वयस्क अवस्था है एडल्ट में, इसकी साइज कम होती रहती है। धीरे धीरे 18-19 वर्ष के बाद इसकी साइज कम होने लगती है और हमारे बूढ़े होने तक तो यह नष्ट हो जाता है। हां, बुढ़ापे में यह नष्ट हो जाता है। ऐसा देखा गया है 55-60 वर्ष की आयु तक आते आते यह नष्ट हो जाता है और इस कारण हमारा प्रतिरक्षक तंत्र भी हल्का कमजोर हो जाता है ना भाई। वृद्धा अवस्था में, बूढ़ी अवस्था में हमारा प्रतिरक्षक तंत्र कमजोर हो जाता है। उसका एक कारण यह है, एक कारण क्या है? थाइमस ग्रंथि का नष्ट होना। तो यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं भाई? हां, तो जन्म के समय बच्चों थायराइड ग्रंथि, थाइमस, जन्म के समय थाइमस की साइज छोटी होती है और प्यूबर्टी मतलब पता है ना, लैंगिक परिपक्वन, और प्यूबर्टी तक इसकी साइज बढ़ जाती है। प्यूबर्टी तक तो इसकी साइज बढ़ जाती है। फिर वयस्क अवस्था में, एडल्ट्स में इसकी साइज घटती रहती है तथा बुढ़ापे पर यह नष्ट हो जाता है। और यह नष्ट हो जाता है इसलिए हमारी प्रतिरक्षा भी क्या हो जाती है भाई? कमजोर हो जाती है। इससे क्या होता है? हमारी प्रतिरक्षा भी कमजोर। तो जन्म के समय इसकी साइज छोटी होगी, लैंगिक परिपक्वन तक आते आते इसकी साइज बढ़ जाती है। फिर क्या होगा? फिर अडल्ट में इसकी साइज फिर कम होती रहती है और बुढ़ापे तक ये पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। इसलिए हमारा प्रतिरक्षक तंत्र भी कमजोर होने लग जाता है। ठीक है भाई, ये बात कर ली हमने थाइमस ग्रंथि की। फिर बच्चों नेक्स्ट अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी देखेंगे? हां, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि जिसे कहते हैं एपिफाइसेस सेरेब्री। अब देखो भाई, नेक्स्ट अंतःस्त्रावी ग्रंथि हम कौन सी पढ़ रहे हैं? पीनियल ग्रंथि पढ़ रहे हैं। अब सुनो, ये जो पीनियल ग्रंथि है बच्चों, ये मस्तिष्क में मिलेगी। हां, 3 हिस्से होते हैं मस्तिष्क के, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, है ना। नेक्स्ट चैप्टर हमको तंत्रिका तंत्र ही पढ़ना है तो उसमें हम पढ़ेंगे। मस्तिष्क के 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य और पश्चिम मस्तिष्क। तो हमारा जो अग्र मस्तिष्क होता है ना बच्चों, अग्र मस्तिष्क में एक भाग तो प्रमस्तिष्क का होता है और दूसरा भाग होता है डायेनसेफेनॉल का। हां, अग्र मस्तिष्क में बड़ा भाग तो प्रमस्तिष्क का है और एक छोटा भाग डायेनसेफेनॉल का होता है। यह अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है और उस डायेनसेफेलॉन के पृष्ठीय भाग पर यह पीनियल ग्रंथि मिलती है। तो यह पीनियल ग्रंथि कहां पर उपस्थित होती है? तो यह ग्रंथि कहां मिलेगी? यह ग्रंथि डायेनसेफेलॉन किसका भाग है भाई? अग्र मस्तिष्क का। हां, तो यह ग्रंथि डायेनसेफेलॉन यानी अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग में उपस्थित होती है। ठीक है भाई, कहां पर होगी भाई? अग्र मस्तिष्क में डायेनसेफेलॉन मिलता है, ये पढ़ेंगे हम इसके बारे में।
अग्र मस्तिष्क का जो डायनसेफेलॉन है उसके पीछे या पृष्ठीय भाग में यह ग्रंथि उपस्थित होती है। अब इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलेगा? हां, इस ग्रंथि से मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है भाई। इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन? मेलेटोनिन हार्मोन का स्त्रावन होता है। याद रखना बच्चों, ये मेलेटोनिन है, मेलेनिन नहीं है। मेलेनिन त्वचा वर्णक था, मेलेटोनिन हार्मोन है। और ये हार्मोन ट्रिप्टोफैन से बनता है। किस अमीनो अम्ल से? ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल से संश्लेषित होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, याद रखना। मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल से संश्लेषित होगा। पेप्टाइड हार्मोन है ये। और मेलेटोनिन किससे निकलेगा? पीनियल ग्रंथि से निकलेगा। अब ये क्या करता है मेलेटोनिन? सबसे इंपॉर्टेंट काम, हां, हमारे जो सोने जागने का चक्र है ना, 24 घंटे का जो सोने जागने का चक्र है, दिन में सोते हैं, रात में जगते हैं। हां, सामान्यतः दिन में भी नींद आती है, ठीक है, वो अलग बात है, थकान वकान का कारण। लेकिन दिन में जागने का, रात में सोने का जो चक्र है हमारा, जो हमारे शरीर की जैविक घड़ी है कि दिन के समय काम करना है, रात में नींद लेनी है, ये सोने जागने का चक्र का नियमन मेलेटोनिन करता है। ठीक है, अब इसमें 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। आपने जेट लैग का नाम सुना है? जेट लैग। हां, जब ध्यान है कुछ, जैसे अगर आप यहां से यूरोप जाओ या अमेरिका जाओ या अमेरिका से आप भारत आओ, तो अभी भारत में तो दिन है लेकिन अमेरिका में रात है। और अमेरिका में जब दिन होता है तो भारत में रात होती है। तो जब लोग भारत से अमेरिका जाते हैं या अमेरिका से भारत आते हैं तो उनको रात में भारत में नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनको तो उनका जो जैविक घड़ी है वो अमेरिका के हिसाब से सेट है। क्योंकि अमेरिका में दिन है, अब उनको नींद नहीं आती। और पूरे दिन भर फिर उनको नींद आती है क्योंकि अमेरिका में रात थी। इसे जेट लैग कहते हैं। और इसको सही होने में 2 से 3 दिन का समय लगता है व्यक्तियों को। इसे जेट लैग कहते हैं। तो इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ये मेलेटोनिन। ये हमारी जैविक घड़ी सेट करता है। दिन के समय, दिन का समय काम करना है, रात के समय में नींद आनी है। ये जो 24 घंटे का सोने जागने का चक्र है, इसका नियंत्रण कौन करता है? जैविक घड़ी का नियंत्रण कौन करता है? मेलेटोनिन। अब ये मेलेटोनिन कैसे करता है? सुनो, इस मेलेटोनिन का स्त्रावन अंधेरे में होता है। हां, अंधेरे में, रात में मेलेटोनिन का स्त्रावन होता है। और मेलेटोनिन के स्त्रावन से ही आपको नींद आती है। होता है ना, देखो, अपन बच्चों को सुलाना होता है तो अपन कहते हैं लाइट बंद करो भाई। लाइट बंद करने पर नींद अच्छी आती है, लाइट लगती होती है तो नींद नहीं आती। हां, मोबाइल पे दिन भर रहने पर, मोबाइल पे रात भर रहने पर थकान होती है लेकिन नींद नहीं आती। कारण क्या है? आपके सेल फोन्स में, मोबाइल फोन्स में जो ब्लू लाइट है, ये मेलेटोनिन नहीं बनने देता। ये जो लाइट्स हैं, इतने तेज प्रकाश में मेलेटोनिन बन नहीं पाता और इसलिए तेज प्रकाश में आपको नींद नहीं आती। ठीक है, अंधेरा होने पर, प्रकाश कम होने पर मेलेटोनिन का स्त्रावन होता है और तब बेहतर नींद आती है। तो इसीलिए कभी भी सोने से 1 घंटे पहले तक मोबाइल नहीं देखना चाहिए। ठीक है ना? हां, ऑडियो सुन सकते हो लेकिन मोबाइल नहीं, क्योंकि मोबाइल की जो लाइट है या वो लाइट्स हैं वो मेलेटोनिन के स्त्रावन को कम कर देती हैं, इसीलिए प्रॉब्लम आती है। तो मेलेटोनिन का संश्लेषण हमेशा रात में होता है या कम प्रकाश में अधिक होता है। इसीलिए मंद प्रकाश में, अंधेरे में बेहतर, अच्छी तरह नींद आती है। ठीक है, तो ये सोने जागने का चक्र कौन नियंत्रित करेगा? मेलेटोनिन। ठीक है भाई, लिखें कार्य। तो पहला कार्य तो क्या हो गया भाई? स्लीप वेक चक्र।
का नियमन, है ना, इसीलिए इसे शरीर की जैविक घड़ी कहा जाता है। स्लीप वेक साइकिल, इसे हम क्या कहते हैं भाई? सोने जागने के चक्र को अंग्रेजी में, अंग्रेजी में बच्चों हम इसे कहते हैं सिरकाडियन रिदम। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिरकाडियन रिदम कहते हैं। फिर इस हार्मोन का संश्लेषण, इस हार्मोन का संश्लेषण अंधेरे में होता है। ठीक है। त्वचा को क्या करता है? त्वचा के रंग को हल्का करता है भाई, याद रखना, त्वचा रंग को हल्का करता है। हां, गोरा कह सकते हो आप। मेलानिन के विपरीत हो गया। एमएसएच या एमएसएच था ना, एमएसएच मेलानिन के द्वारा त्वचा के रंग को गहरा कर रहा था, डार्क कर रहा था। यह त्वचा के रंग को क्या करता है? हल्का, क्योंकि अंधेरे में ज्यादा बनता है। ठीक है। और इसके साथ साथ क्या कर सकता है भाई? हां, इसके अतिरिक्त ये प्रतिरक्षा में थोड़ा योगदान दे सकता है। प्रतिरक्षा में, आर्तव चक्र में सहायक कार्य कर सकता है। ठीक है। सहायक कार्य प्रतिरक्षा और आर्तव चक्र में कर सकता है, लेकिन सबसे प्रमुख कार्य याद रखना है सोने जागने के चक्र का नियमन। जो हमारे शरीर की जैविक घड़ी है, उसमें सबसे मुख्य हार्मोन कौन सा होगा? मेलेटोनिन होगा। ठीक है भाई। पीनियल ग्रंथि से स्रावित होगा। और मेलेटोनिन कौन से अमीनो अम्ल से संश्लेषित होता है भाई? ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल से संश्लेषित होगा। ठीक है पीनियल ग्रंथि भाई। अब देखो, हां, अब नेक्स्ट कौन सा देखें? किडनीज। नेक्स्ट किसकी बात करें भाई? किडनीज। अब किडनी क्यों पढ़ रहे हैं? किडनी से दो हार्मोन्स निकलते हैं भाई, एक रेनिन, ये पढ़ चुके हैं, और दूसरा इरेथ्रोपोएटिन। रेनिन के बारे में वापस नहीं पढ़ेंगे भाई। रेनिन हमने रास में पढ़ लिया था। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र में हम पढ़ चुके हैं। अब किसकी बात करेंगे? इरेथ्रोपोएटिन की। ये हार्मोन क्या है भाई? ये एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है ना। प्रोटीन तो है, उस पर शर्करा जुड़ी हुई है। ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है और इसका नाम ही क्या है? इरेथ्रो। आरबीसी उत्पादन को प्रेरित करता है, आरबीसी की संख्या बढ़ाता है। तो यह ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है जो आरबीसी उत्पादन को प्रेरित करता है। तो देखो बच्चों, तीन हार्मोन्स पढ़े हैं अपन ने। तीन हार्मोन्स जो आरबीसी उत्पादन को प्रेरित करते हैं। इरेथ्रोपोएटिन, ये आरबीसी उत्पादन को प्रेरित कर रहा है। कॉर्टिसोल आरबीसी उत्पादन को प्रेरित करता था। थायरोक्सिन, तीन हार्मोन्स हमारे शरीर में जो आरबीसी उत्पादन को प्रेरित करते हैं। इरेथ्रोपोएटिन, थायरोक्सिन, कॉर्टिसोल, तीन हार्मोन्स आरबीसी उत्पादन को प्रेरित करते हैं। ठीक है भाई। और इरेथ्रोपोएटिन कहां से निकलेगा? किडनी से। रेनिन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वापस नहीं पढ़ेंगे। ठीक है भाई। फिर हमारे पास अब क्या आ गया? हां, अब हम जनन तंत्र में पढ़ ही चुके हैं, लेकिन फिर यहां पर देख लेते हैं जनद। जनद जिसको हम कहेंगे गोनैड्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे भाई? वृषण एवं अंडाशय। अब रिवीजन ही करना है भाई। वृषण और अंडाशय के हार्मोन्स जनन तंत्र में पढ़े थे। हां, तो सबसे पहले किसके हार्मोन की बात करें? वृषण या टेस्टिस से। कौन सा हार्मोन? दो हार्मोन्स निकलेंगे वृषण से,
कौन कौन से? एक तो एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरॉन, और दूसरा इन्हिबिन। याद आया? दो हार्मोन्स वृषण से निकलेंगे भाई, टेस्टोस्टेरॉन, इन्हिबिन। टेस्टोस्टेरॉन कहां से निकलेगा बताओ तो? टेस्टोस्टेरॉन कहां से निकलेगा? लेडिक सेल से। और इन्हिबिन बताओ तो? सर्टोली सेल से। शाबाश। इन्हिबिन सर्टोली सेल से निकलता है और टेस्टोस्टेरॉन लेडिक सेल से। टेस्टोस्टेरॉन कैसा हार्मोन है? स्टेरॉइड हार्मोन। टेस्टोस्टेरॉन कैसा हार्मोन? स्टेरॉइड। इन्हिबिन कैसा हार्मोन? पेप्टाइड। सब याद रखना है भाई, पेप्टाइड कौन सा, स्टेरॉइड कौन सा। टेस्टोस्टेरॉन स्टेरॉइड हार्मोन है, इसमें 19 कार्बन का स्टेरॉइड हार्मोन है। ठीक है, स्टेरॉइड पता है ना क्या होते हैं? वसा, जैव अणु पढ़ेंगे। कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस पूछा था सर स्टेरॉइड क्या होते हैं? भाई स्टेरॉइड्स हमने जैव अणु में पढ़े हैं। स्टेरॉइड्स व्युत्पित वसा का उदाहरण है। इसलिए बच्चों जो भी नए स्टूडेंट्स हैं पुराने लेक्चर जरूर देख लेना। जैव अणु उनमें हमने सबने लिखा है स्टेरॉइड क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है। ठीक है, तो 19 कार्बन से बना स्टेरॉइड है टेस्टोस्टेरॉन, और इन्हिबिन पेप्टाइड हार्मोन है। इन्हिबिन का काम बताओ तो? इन्हिबिन का काम किसको मालूम? इन्हिबिन हार्मोन क्या करता था? FSH का संदमन, है ना? FSH का संदमन कौन करता था? इन्हिबिन। ये जनन तंत्र में पढ़ चुके हैं, जनन तंत्र में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे भाई टेस्टोस्टेरॉन के कार्य की। किसकी बात करें? टेस्टोस्टेरॉन के कार्य की बात करेंगे। अब टेस्टोस्टेरॉन का कार्य, या ये तो भाई नर लैंगिक हार्मोन है। टेस्टोस्टेरॉन क्या है? लैंगिक हार्मोन है। तो सबसे पहले लैंगिक अंगों का विकास करेगा। तो बिल्कुल सही, जनन संरचनाओं का निर्माण, जनन संरचनाओं का निर्माण व विकास, ये हमने पढ़ा था भाई। हाँ, किसका? शुक्रवाजा डिफरेंस, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी इत्यादि जो जनन संरचनाएं होती हैं उनका निर्माण और विकास कौन करेगा भाई? टेस्टोस्टेरॉन। जनन संरचनाओं का निर्माण या विकास कौन करेगा? टेस्टोस्टेरॉन करेगा। ठीक है, बताया हुआ है। फिर सहायक लैंगिक लक्षणों का, हाँ, सहायक लैंगिक लक्षणों, कौन कौन से सहायक लैंगिक लक्षण पुरुषों में होंगे भाई? पेशीय वृद्धि, हाँ, दाढ़ी और मूछ, दाढ़ी मूछ, पेशीय वृद्धि, प्यूबिक हेयर्स, लो पिच वॉइस, हमारी जो आवाज होती है पुरुषों की वो कम तीखी होती है, महिलाओं की ज्यादा तीखी होती है। तो इन सब का नियंत्रण भी कौन करता है? टेस्टोस्टेरॉन। पेशियों की वृद्धि, दाढ़ी का आना, मूछ का आना, प्यूबिक क्षेत्र में रोम का आना, लो पिच वॉइस, ये सारे जो पुरुष के सहायक लैंगिक लक्षण है कौन करेगा? टेस्टोस्टेरॉन। फिर क्या करेगा? CNS, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर, या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है
ठीक है, तो लैंगिक व्यवहार जो होता है, सेक्सुअल बिहेवियर जो होता है, वो भी किस कारण होगा? टेस्टोस्टेरोन। लैंगिक व्यवहार या सेक्सुअल बिहेवियर को लिबिडो कहते हैं, और ये किसको उत्तेजित करेगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को। इसी के कारण जो होता है शिशन, ये जो लैंगिक व्यवहार है उसका नियमन भी कौन करता है भाई? टेस्टोस्टेरोन करेगा। ठीक है, और फाइनली बिल्कुल सही, उपचय में काम करेगा। उपचय का मतलब है संश्लेषण करेगा भाई। किसका संश्लेषण करेगा? प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, तो क्या क्या काम कर रहा है? आसान है भाई। टेस्टोस्टेरोन जनन संरचनाओं का निर्माण या विकास करेगा, सहायक लैंगिक लक्षणों का नियमन करेगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सीएनएस का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करेगा, लैंगिक व्यवहार का नियमन करेगा, और प्रोटीन संश्लेषण करेगा भाई। पेशियों की वृद्धि, हां, पेशियों की वृद्धि अधिक होती है ना, मसल ग्रोथ पुरुषों में ज्यादा होती है, महिलाओं में सामान्यतः कम होती है। तो पेशियों में वृद्धि का कारण भी क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड्स। तो ये किसके कार्य हो गए भाई? टेस्टोस्टेरोन के कार्य हो गए। अब ये तो अपन ने नर लैंगिक हार्मोन देखा। अब बात करें अंडाशय की, तो कौन बताएगा भाई अंडाशय से कितने हार्मोन्स निकलेंगे? अंडाशय से कितने हार्मोन्स निकलते हैं? ओवरी से याद है किसी को? 4 हार्मोन्स निकलेंगे। 4 हार्मोन्स ओवरी से निकलते हैं। कौन कौन से? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इन्हिबिन और रिलैक्सिन। याद है 4 हार्मोन्स किससे निकलते हैं? अंडाशय से। चारों पढ़े हैं अपन ने जनन तंत्र में। जनन तंत्र में चारों पढ़े हैं, लेकिन अभी के लिए पहली चीज क्या याद रखोगे? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स, इन्हिबिन और रिलैक्सिन पेप्टाइड हार्मोन्स। पहली चीज तो याद रखोगे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स, इन्हिबिन, रिलैक्सिन पेप्टाइड हार्मोन्स। फिर क्या ध्यान रखोगे? एस्ट्रोजन। हां, एस्ट्रोजन का स्त्रावन कहां से होगा? याद है? ग्राफियन पुट्टिकाओं के थैका इंटरना क्षेत्र से। ग्राफियन पुट्टिकाओं के थैका इंटरना क्षेत्र से। याद है? जनन तंत्र में पढ़ा है, ग्राफियन पुट्टिका की पूरी संरचना जनन तंत्र में पड़ी है। उसमें थैका एक्सटर्ना बाहर की परत, थैका इंटरना आंतरिक परत, थैका इंटरना से एस्ट्रोजन का स्त्रावन होता है। और बाकी सॉरी हार्मोन्स, बाकी ये सभी हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन, इन्हिबिन, रिलैक्सिन, ये सब किससे निकलते हैं? कॉर्पस लुटियम से। इन सब का स्त्रावन कहां से होगा? कॉर्पस लुटियम से। प्रोजेस्टेरॉन, इन्हिबिन, रिलैक्सिन, ये सभी हार्मोन्स किससे निकलते हैं? कॉर्पस लुटियम से। ठीक है भाई, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स, इन्हिबिन, रिलैक्सिन पेप्टाइड हार्मोन्स। फंक्शंस रिवाइज कर लें, पढ़े हैं अपन ने, रिवाइज कर लेते हैं। रिलैक्सिन हार्मोन क्या पढ़ा था जनन तंत्र में? वापस नहीं लिखेंगे भाई, जनन तंत्र में हम सब कुछ लिख चुके हैं। रिलैक्सिन हार्मोन जो था वो प्रसव में काम कर रहा था। प्रसव में प्यूबिक सिम्फसिस को फैलाता था ताकि शिशु का जन्म हो सके।
और रिलैक्सिन हार्मोन केवल गर्भकाल या प्रेगनेंसी में स्रावित होता है। रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में जनन तंत्र में पढ़ा था। क्या? 2 काम याद रखना। रिलैक्सिन केवल गर्भकाल या प्रेगनेंसी पीरियड में स्रावित होगा, सामान्य अवस्था में स्रावित नहीं होगा। और प्रसव के दौरान यह प्यूबिक सिम्फिसिस को फैलाता था ताकि शिशु का जन्म आसानी से हो सके। इन्हेबिन वही काम करेगा जो पुरुषों में करता है, एफएसएच का संदमन। मतलब इन्हेबिन एक ऐसा हार्मोन है जो पुरुषों में भी निकलता है, महिलाओं में भी निकलता है। पुरुषों में सर्टोली सेल से निकलेगा और महिलाओं में कॉर्पस लुटियम से निकलेगा। दोनों में इन्हेबिन एफएसएच हार्मोन का संदमन करेगा। यह भी लिखा हुआ है जनन तंत्र में। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन है। प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा था? प्रोजेस्टेरॉन, यह भी बताया था। और प्रोजेस्टेरॉन का स्तर जब गिर जाता है वही आर्तव चक्र का कारण था, है ना? तो प्रेगनेंसी हार्मोन, गर्भ को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन। यह सब बता रखा है। एस्ट्रोजन का कार्य देख लें वापस, क्या क्या था। अगर एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य लिख सकते हैं, आ जाओ भाई। एस्ट्रोजन हार्मोन लैंगिक हार्मोन है, तो बिल्कुल पहले तो क्या करेगा भाई? सहायक लैंगिक लक्षणों का नियमन। अब महिलाओं में सहायक लैंगिक लक्षण क्या क्या हैं? तीखी आवाज होती है, बिल्कुल, हाई पिच वॉइस, ठीक है, रोम प्यूबिक हेयर्स, बिल्कुल, स्तनों का विकास। तो ये सारे, और आर्तव चक्र का नियमन, याद है ना? आर्तव चक्र का नियमन आए तो कौन सा आंसर करना है? एस्ट्रोजन, क्योंकि ये क्या करता था? गर्भाशय की मरम्मत, गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम थी उसका पुनः जनन व उसमें रुधिर सप्लाई बढ़ाता था। यह सब बता रखा है बच्चों जनन तंत्र में। यहां पर रिवाइज ही करवा रहा हूं। जनन तंत्र वापस पढ़ लेना, वापस उसके पीडीएफ और लेक्चर्स के वीडियोस देख लेना। यह सब बता रखा है जनन तंत्र में। आर्तव चक्र का नियमन तो एस्ट्रोजन करेगा, लेकिन आर्तव चक्र का कारण प्रोजेस्टेरॉन का गिरता हुआ स्तर होता है। जब प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर जाता था तभी तो ब्लीडिंग होती थी, आर्तव चक्र होता था। ये सब जनन तंत्र में देख चुके हैं बच्चों हम लोग, ठीक है? तो ये क्या हो गया? एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है? और या चाहो तो प्रोजेस्टेरॉन के बारे में भी ध्यान रख लो। वापस पॉइंट्स हम वहां लिख चुके हैं। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? गर्भाशय की एंडोमेट्रियम को अंतःरोपण व गर्भ धारण के लिए तैयार करता है। है ना? प्रोजेस्टेरॉन कैसा है भाई? इसीलिए तो इसको कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। ये जनन तंत्र में देख चुके हैं हम। प्रोजेस्टेरॉन को हम जनन तंत्र में क्या है बच्चों? देख चुके हैं। क्लियर है भाई? तो ये हम जनन तंत्र में हार्मोन्स पढ़ ही चुके थे, लेकिन एक बार मैंने आप सब हार्मोन्स की लिस्ट आपको लिखा दी। पाचन तंत्र से संबंधित हार्मोन्स हमने पाचन तंत्र में देख लिए थे भाई, ठीक है? तो अब देखो एक चीज यहां पर, आप एक तो क्या याद रखना है बच्चों? आपको विरोधी हार्मोन्स की लिस्ट याद रखना है ना? कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं?
कौन कौन से हार्मोन्स हैं भाई? 4 प्रकार के हार्मोन्स याद रखना जो एक दूसरे के विरोधी हैं। कौन कौन से? हां, ग्लूकागॉन और इंसुलिन। ग्लूकागॉन, इंसुलिन एक दूसरे के विरोधी हार्मोन। थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन। थायरोकैल्सिटोनिन, पैराथायरॉयड हार्मोन एक दूसरे के विरोधी हार्मोन्स। फिर उत्सर्जन तंत्र में पढ़ा था रास और एएनएफ, याद है? ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर था, एएनएफ वैसोडायलेटर था। हां, एक दूसरे के विरोधी हार्मोन्स। और मेलेटोनिन और एमएसएच, तो ये सभी किसके उदाहरण है भाई? विरोधी हार्मोन्स। कैसे? ग्लूकागॉन रुधिर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाएगा, हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन। इंसुलिन कम करेगा, हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन। कैल्सिटोनिन रुधिर में कैल्शियम कम करेगा, पैराथायरॉयड हार्मोन रुधिर में कैल्शियम बढ़ाएगा। रास रुधिर वाहिकाओं को संकुचित, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ब्लड प्रेशर जीएफआर बढ़ाएगा। एएनएफ कम करेगा, वैसोडायलेटर। मेलेटोनिन त्वचा का रंग हल्का करेगा। एमएसएच मिलेनिन के स्त्रावन द्वारा त्वचा का रंग गहरा करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स याद रखिएगा। अब अंत में बच्चों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है और उसका मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं कैसे करना है। एक क्वेश्चन हमेशा बच्चों आता है, स्तन ग्रंथियों पर हार्मोन्स का प्रभाव। हां, इसमें हमको समझ नहीं आती सर आंसर कैसे करना है ना? तो अब मैं यहां पर बता रहा हूं स्तन ग्रंथियों पर हार्मोन्स का प्रभाव। ठीक है, कैसे? क्योंकि स्तन ग्रंथियों पर बच्चों आपको याद रखना है एस्ट्रोजन भी काम करेगा, प्रोजेस्टेरॉन भी काम करेगा, प्रोलैक्टिन भी काम करेगा और ऑक्सीटोसिन भी काम करेगा। स्तन ग्रंथियों पर ये चारों हार्मोन्स काम करते हैं। हां, लेकिन अब मैं बता रहा हूं कैसे कैसे। अगर क्वेश्चन आए बच्चों स्तन ग्रंथियों की वृद्धि कौन करेगा? सिंपल, अगर सवाल आता है स्तन ग्रंथियों की वृद्धि पे सवाल आ जाए, या जिसे हम कहते हैं मैमरी डक्ट्स की वृद्धि कौन करेगा, उस पे सवाल आ जाए, तो आंसर हो गया एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करेगा? स्तन ग्रंथियों की साइज बढ़ाएगा, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि करेगा, मैमरी डक्ट्स की वृद्धि करेगा। प्रोजेस्टेरॉन, याद है अपन ने स्तन ग्रंथियों की संरचना पढ़ी थी भाई, जनन तंत्र में स्तन ग्रंथियों की संरचना पढ़ी थी, तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? उसमें कूपिकाओं की, लॉब्यूल्स की वृद्धि करेगा। भाई ये भी स्तन ग्रंथियों पे काम कर रहा है, ये भी स्तन ग्रंथियों पर, ये स्तन ग्रंथियों की साइज बढ़ाएगा, उनकी वृद्धि करेगा। स्तन ग्रंथियों में कूपिकाएं होती हैं जिसके अंदर दूध होता है, तो कूपिकाओं की या लॉब्यूल्स की वृद्धि को प्रेरित कौन करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। उन कूपिकाओं में दूध संश्लेषण, हां यही तो फर्क है भाई, और ये किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको। कूपिकाओं में दूध संश्लेषण कौन करेगा? प्रोलैक्टिन। और ऑक्सीटोसिन का काम आपको पता ही है, दूध निष्कासन में होगा। तो मैंने पॉइंट्स बता दिए हैं भाई कि एमसीक्यूज में कैसे कर लोगे। स्तन ग्रंथियों की साइज बढ़ानी हो, मेमरी डैक्स की वृद्धि कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन करता है। उनके भीतर कूपिकाओं की वृद्धि कौन करेगा? कूपिकाओं पर प्रभाव कौन डालेगा?
ये फेफड़ों की कूपिकाएं नहीं हैं, स्तन ग्रंथियों की कूपिकाएं हैं। उनकी वृद्धि प्रोजेस्टेरॉन, उन कूपिकाओं में दूध संश्लेषण प्रोलैक्टिन और दूध निष्कासन ऑक्सीटोसिन। दूध निष्कासन कौन करेगा भाई? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो इस तरह से अपना हार्मोन्स वाला चैप्टर बच्चों पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मानव से संबंधित हार्मोन्स अपन ने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैंने आपसे कहा था बच्चों, जब भी चैप्टर पूरा हो जाएगा आपके कमेंट्स में जो डाउट्स आएंगे उनकी बात मैं करूंगा। ठीक है, तो चैप्टर खत्म जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था। अब आपके जो उत्सर्जन तंत्र के डाउट्स आ रखे हैं, हां ठीक है, उत्सर्जन तंत्र में बच्चों आपने जो भी कमेंट्स किए होंगे, स्टूडियो पैनलिस्ट ने बच्चों वो मुझे भेजे हैं, उन डाउट्स को अब मैं सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, तो उत्सर्जन में भाई देखो लिख के लाया हूं क्या क्या डाउट थे आपको। सबसे पहला डाउट आपने ये पूछा था किसी बच्चों ने कि सर ये जो ग्लूकोज का स्तर ज्यादा होता है तो उससे नुकसान कैसे होता है ना। डायबिटीज में अपन पढ़ते हैं कि ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है सर, मूत्र में ग्लाइकोस यूरिया होता है, अधिक ग्लूकोज से नुकसान क्या है आपने पूछा। तो देखो बच्चों, जब आपके पास ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, ग्लूकोज की मात्रा जरूरत से ज्यादा अधिक ग्लूकोज की मात्रा होती है ना, तो ये बहुत डैमेज करती है। ये आपके रुधिर वाहिकाओं को नष्ट कर सकती है, ये आपके तंत्रिकाओं को नष्ट कर सकती है, ये ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन पैदा कर सकती है, ये अंधा भी कर सकती है। हां, इतनी सारी चीजें अब कैसे करती हैं सर? ऐसा क्या है ग्लूकोज में कि ग्लूकोज की ज्यादा मात्रा होगी तो ये होगा? तो सुनो, ग्लूकोज की ज्यादा मात्रा के कारण बच्चों क्या नहीं हो पाता? वैसोडाइलेशन जो है वो संदमित हो जाता है, रुधिर वाहिकाएं फैल नहीं पाती। ग्लूकोज की बहुत ज्यादा मात्रा के कारण वैसोडाइलेशन, रुधिर वाहिकाएं फैल नहीं पाती, सिकुड़ी भी रहती हैं, और ऐसी इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हाइपरटेंशन होता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो रुधिर वाहिकाएं भी फट सकती हैं। सेम तंत्रिकाओं में भी यही प्रॉब्लम होती है। दूसरा बच्चों, ग्लूकोज की जरूरत से ज्यादा मात्रा ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा करती है कोशिकाओं में। कोशिकाओं में क्या करती है? ग्लूकोज की ज्यादा मात्रा फ्री रेडिकल्स बनाती है, और मैंने आपको कहा था ज्यादा फ्री रेडिकल शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो ग्लूकोज की जरूरत से ज्यादा मात्रा रुधिर में है या मूत्र में निकल रही है, ये बहुत खराब या डेंजरस साइंस हैं। वैसोडाइलेटर, रुधिर वाहिकाएं नष्ट हो सकती हैं, आपकी तंत्रिकाएं नष्ट हो सकती हैं, व्यक्ति अंधा हो सकता है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, सब जुड़ी हुई बीमारियां हैं इससे। ठीक है भाई, ये आपका पहला सवाल था भाई। फिर दूसरा सवाल था सर, आपने पूछा था सर जो आपने जीएफआर का मान बताया था वो किसके लिए था? तो बेटा जीएफआर का जो मैंने मान बताया था ना, वो दोनों किडनीज के लिए था। हां, एक के लिए नहीं, हमारे किडनीज के एक जोड़े हैं, तो जीएफआर दोनों किडनीज मिलाकर था। 125 ml प्रति मिनट जो जीएफआर का मान है ना बच्चों, वो दोनों किडनीज का मिलाकर है। तो मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर एक किडनी हटा देते हैं तो दूसरी किडनी काम करेगी, लेकिन दूसरा एक ही किडनी काम कर पाएगी। तो एक ही किडनी जब काम कर पाएगी तो जीएफआर का मान कम हो जाता है। हां, दोनों किडनीज जब मिलकर काम कर रही हैं तो जीएफआर का मान 125 ml प्रति मिनट है, लेकिन जब एक किडनी को हटा दिया जाता है, एक ही किडनी बचेगी, तो जीएफआर का मान कम हो जाएगा। तो जीएफआर का मान कम हो जाएगा, कम यूरिया ही निष्कासन होगा, तो ज्यादा यूरिया रुधिर में रहेगा, ज्यादा फिल्टर रुधिर नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमारी उपापचय की क्रिया कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, फिर किसी का क्वेश्चन था हां कि किडनी स्टोन का उपचार क्या होता है ना सर? पथरी का उपचार क्या होता है किडनी का?
तो अगर आप डॉक्टर के पास गए हो बच्चों, तो एक पहला तो सीधा डॉक्टर बोलता है बहुत सारा पानी या द्रव्य पियो। किडनी स्टोन्स के उपचार में सबसे पहला ट्रीटमेंट तो बोलता है डॉक्टर बहुत ज्यादा पानी या जल पियो। जितना ज्यादा जल या पानी पियोगे, हो सकता है वो पथरी जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट्स की, वो मूत्र से ही निकल जाए। लेकिन अगर पथरी ज्यादा है, उसकी साइज बड़ी है, तो बच्चों एक शॉक वेव ट्रीटमेंट देते हैं। शल्य चिकित्सा होती है, शल्य चिकित्सा में एक शॉक वेव ट्रीटमेंट देते हैं, विकिरण का प्रयोग करते हैं जो पथरी को तोड़ सके। तो वैसे तो पथरी की साइज छोटी अगर है, तो आप जितना ज्यादा जल या पानी पियोगे उतना ज्यादा वो मूत्र में निकल जाएगी, बेहतर। लेकिन अगर साइज बढ़ गई है तो शल्य चिकित्सा या सर्जरी की जाती है, जिसमें एक शॉक वेव थेरेपी दी जाती है। और शॉक वेव थेरेपी दी जाती है ताकि उन पथरी को तोड़ा जा सके। ठीक है भाई, तो ये किडनी ट्रांसप्लांट या स्टोन का ट्रीटमेंट था। ठीक है, फिर था भाई क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन पूछा था किसी ने। आपने कहा था सर TMAO तो आपने शार्क फिशेस के लिए बनाया। हां, लेकिन TMO सही, TMO हर लवणीय जल वाली मछली के लिए भी होगा। लवणीय जल में जो टीलियोस्टी मछलियां पाई जाएंगी, हां, लवणीय जल में जो टीलियोस्टी मछलियां पाई जाएंगी बच्चों, उसमें भी TMAO मिलता है। बिल्कुल सही, TMAO शार्क में तो मैंने बताया ही था। उसके अलावा जो लवणीय जल की टीलियोस्टी मछलियां हैं, उनमें भी TMAO मिलेगा। ठीक है बच्चों, फिर क्या क्वेश्चन था उत्सर्जन तंत्र में आपका था कि सर, हां, किसी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा था, सर ये कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट का उत्सर्जन कहां से होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन लाए बच्चों। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट जो होते हैं ना बच्चों, वो बड़ी आंत से उत्सर्जित हो सकते हैं। हां, बड़ी आंत से भी उत्सर्जन होगा। बड़ी आंत से कैल्शियम फॉस्फेट्स और कैल्शियम कार्बोनेट्स का भी उत्सर्जन हो सकता है। तो जो अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट है, अघुलनशील कैल्शियम फॉस्फेट्स हैं, वो बड़ी आंत से गुदा के द्वारा निष्कासित होते हैं। अगर वो घुलनशील है तो मूत्र में निकल जाएंगे, है ना भाई। अगर घुलनशील है तो मूत्र में निकल जाएंगे। लेकिन अघुलनशील कैल्शियम फॉस्फेट्स, अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट्स हो तो उनका उत्सर्जन बड़ी आंत से होता है। ठीक है भाई, फिर आपका क्वेश्चन था बच्चों, ये किडनी पुनर्जनन होता है क्या सर। अरे देखो भाई, दो किडनी में से जब एक किडनी खराब हो जाती है, तो मैंने कहा था दूसरी किडनी की साइज बढ़ जाती है, उसे पुनः जनन नहीं कहते बच्चों। ऐसा थोड़ी है कि किडनी का भाग कुछ नष्ट हुआ और किडनी ने वापस अपना भाग पूरा बना लिया, नहीं। पुनः जनन का मतलब है किसी एक अंग के नष्ट हो जाने पर या उसका कुछ भाग नष्ट हो जाने पर वो वापस अपने भाग को बहुत जल्दी निर्मित कर लेता है। ऐसा केवल यकृत में होता है। किडनी में इतना पुनर्जनन की क्षमता नहीं है। वो तो एक किडनी खराब हो जाए तो दूसरा किडनी है, उनके नेफ्रॉन्स की कुशलता थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, थोड़ा सा वो बेहतर हो जाता है, थोड़ी साइज बढ़ जाती है। लेकिन मैंने अभी बताया दो किडनी का GFR तो अच्छा होता है, लेकिन दो किडनी में से सिर्फ एक किडनी रह जाए तो उसका GFR मान कम हो जाएगा। एक किडनी पर आपकी एफिशिएंसी सिस्टम की कम ही हो जाएगी। ठीक है बच्चों, फिर कुछ क्वेश्चन थे आपके कि सर ब्लड में यूरिया होता है क्या। तो बेटा बच्चों, मैंने ये आपको पढ़ाया है परिसंचरण तंत्र में। परिसंचरण तंत्र में हमने जब रुधिर के मान लिखे थे तो मैंने ग्लूकोज 80 से 140 मिलीग्राम, कोलेस्ट्रॉल 225 मिलीग्राम से कम, यूरिया 20 से 40 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, वो सब मान लिखाए हैं बच्चों। तो ब्लड में कुछ यूरिया तो मिलता है। ज्यादा यूरिया मूत्र के द्वारा उत्सर्जित हो जाता है, किडनी उत्सर्जित कर देती है, लेकिन सारा यूरिया थोड़ी उत्सर्जित करती है। कुछ रुधिर में यूरिया हमेशा मिलेगा बच्चों, लिखा रखा है मान। ठीक है, तो ये बच्चों आपके उत्सर्जन तंत्र से संबंधित जो डाउट्स थे वो मैंने आपको डिस्कस किए हैं। ठीक है, जो भी उत्सर्जन तंत्र से संबंधित जो डाउट्स मेरे पास आए थे बच्चों, उसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है।
अब बच्चों एक चीज समझ लेना, जितने भी डाउट्स आप पूछ रहे हैं मैं चैप्टर के बाद उसका जवाब दे रहा हूं, लेकिन दो चीजें हैं। एक तो डाउट पूछना अच्छी चीज है बच्चों, बिल्कुल सही, आपको जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा बिल्कुल होनी चाहिए। सर ये कैसे होता है, ये क्यों हुआ, इसका मात्रा, बहुत अच्छी चीज है। ये जिज्ञासा हमेशा बनाए रखिए, जीवन में आपको बहुत आगे ले जाएगा, बहुत अच्छी चीज है बच्चों। लेकिन दूसरा एक चीज याद रखिएगा बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हां, क्योंकि हम लोग अब नीट और एम्स की तैयारी भी कर रहे हैं, तो नीट और एम्स की जब तैयारी हम कर रहे हैं उसके हिसाब से हर चीज मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। आप बिल्कुल प्रश्न पूछिए बच्चों, अच्छा है, जितने प्रश्न पूछोगे, जितनी जिज्ञासा आपके मन में होगी, उतना आपको मजा आएगा सीखने में, और उतना आपका जीवन जो है वो बहुत अच्छा व्यतीत होगा, क्योंकि आपको जिज्ञासा है जानने की। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अंदर एक विश्वास जरूर रखिएगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज हम पढ़ रहे हैं। नीट का पेपर आप सब लोग देख चुके हैं, इस साल का भी देख चुके हैं, उससे पिछले साल का, उससे पिछले साल का, कोई भी AIPMT नीट का एग्जाम, एम्स का पेपर आप उठा के देख लीजिए। जितने भी टॉपिक्स अपन ने कवर किए हैं उनमें सब में हमने हर वो चीज पढ़ी है जो एग्जाम में आ रखी है। पूरी की पूरी NCERT जो है वो अपन देख रहे हैं, NCERT के अलावा जो बिंदु हैं वो भी बता रहा हूं, तो आपका नीट में तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। उसके अतिरिक्त जो आपके प्रश्न आते हैं, जो मुझे फॉरवर्ड किए जाते हैं बच्चों, उसकी मैं जरूर, वो हमको भेज दिए जाते हैं, और उसकी हर चैप्टर के बाद हम उसका डाउट सेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों मेहनत करते रहिए, अच्छा कर रहे हो आप लोग, बेहतर कर रहे हो, चीजों को जान रहे हो, चीजों को समझ रहे हो, अच्छे कंडीशंस में पढ़ रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो। जो नए स्टूडेंट्स आए हैं, जिन्होंने अभी एडमिशन्स लिए हैं कुछ दिनों पहले, बच्चों मैं आपको सिंसियरली सजेस्ट करूंगा कि पुराने वीडियो जरूर देखिए, पुराने वीडियोस में जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं वो जरूर देखिए, ठीक है। हमने जैव अणु से शुरुआत की थी, जैव अणु, आनुवांशिकी, आणविक जैविकी, जैव प्रौद्योगिकी, कोशिका, जनन तंत्र, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों। तो हमने काफी, और लगभग हम 50% सिलेबस पूरा कर चुके हैं। तो वीडियो जरूर देखिए बच्चों, जो पुराने टॉपिक्स हैं उनको जरूर सैटरडे संडे जब समय मिले तो जरूर देखा कीजिए, मेहनत करते रहिए, और बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ाई कर रहे हो, उसी कंसंट्रेशन से, उसी फोकस से, उसी ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो, है ना। अब जैसा कि ये चैप्टर खत्म हो गया बच्चों, अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारे पास 2 चैप्टर्स रह गए हैं, एक तो तंत्रिका तंत्र रह गया है, और एक गति व चलन वाला चैप्टर रह गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में, बिल्कुल सही, अगले लेक्चर में बच्चों हम कौन सा टॉपिक चालू करेंगे, अगले मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग तंत्रिका तंत्र, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर चालू करेंगे, बिल्कुल सही, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें हम न्यूरॉन्स की बात करेंगे, मस्तिष्क की बात करेंगे, उनके विकृति या रोग पढ़ेंगे, और संवेदी अंग भी पढ़ेंगे, है ना। आईज और ईयर्स जो हैं वो हम बिल्कुल भी इसी साथ में पढ़ेंगे। तो बच्चों इसी तरह से जिज्ञासा के द्वारा, मेहनत और ईमानदारी के द्वारा मन लगा के पढ़ते रहो, टेस्ट रेगुलर देते रहो, स्कोर की चिंता ना करो। जिनके स्कोर अच्छे आ रहे हैं अच्छी बात है, जिनके अच्छे नहीं भी आ रहे हैं घबराने की बात नहीं है। गलतियां कर रहे हो, घबराने की बात नहीं है, गलती से सीख लो। जो गलतियां कर रहे हो, जो कमियां हैं उनको सुधार लो, यही तो करना है। कमियां सुधर गई, गलतियां सुधर गई, गलतियां मालूम चलना अच्छी चीज है। जब तक गलतियां ही नहीं मालूम चलेंगी, कमियां ही नहीं मालूम चलेगी, सुधार कहां करोगे। कोई व्यक्ति परफेक्ट होता है क्या? कोई भी नहीं है, सब में कमियां हैं, किसी में ज्यादा हैं, किसी में कम हैं, लेकिन कमियों को सुधारना ही तो है। इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के द्वारा अपनी कमियों को देखते जाइए, उनमें सुधार लाते जाइए, और मन लगा के खुशी से पढ़ाई कीजिए। तनाव मना मत लेना जीवन में, तनाव वैसे ही जीवन में बहुत सारे हैं। पढ़ाई का काहे का तनाव, पढ़ाई तो हमको सिखाती है चीजों को, और सीखने में कोई तनाव नहीं आना चाहिए। सीखते रहो, मन लगा के पढ़ते रहो, अच्छी तरह तैयारी करते रहो बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट कक्षा में नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।